मुझे एडमिशन लेने के लिए जैसे घर की पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी एक किसान हैं और खुद की ज़मीन तो बहुत ही कम है, तो जैसे ठेके पे लेके भी बोते हैं, कर इसी तरह काम करते हैं। परिवार भी जैसे स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा है, मेरे पिताजी 4 भाई हैं, तो घर का खर्च उठाना काफ़ी उन्हीं के मतलब कंधों पे भार रहता है कि और भी छोटा-मोटा काम है, लेकिन मेनली खेती बाड़ी ही मेन व्यवसाय है घर का। नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव टुडे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भाव की बात तो हम डेली करते ही हैं हमारे चैनल पे, लेकिन आज हम एक ऐसे मैटर पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ एक बहुत जुझारू किस्म के हमारे जो भाई हैं वो हमारे साथ बैठे, जिन्होंने एक कारनामा किया है हमारे गांव का। हमारा जो बाकरा गांव है जिसका नाम रोशन किया है। दोस्तों, आज हम ऐसे घर में बैठे हैं जहां से निकला है ए क्लास तहसीलदार। जी हाँ दोस्तों, झज्जर जिले का एक छोटा सा गांव बाकरा, जहां से निकले हैं एक क्लास तहसीलदार। इनसे हम बात करेंगे, रूबरू होंगे कैसे इन्होंने ये कारनामा किया। तो संजीव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में मंडी भाव टुडे में। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं मंडी वाव टुडे के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम करता हूं। तो संदीप जी, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो इतने छोटे से गांव से निकल कर ये जो मुकाम हासिल किया है, इसमें आपको क्या क्या कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा। जो इतना रिमोट ये गांव है, यहाँ से आपने निकल कर कैसे इतनी सारी बाधाओं को पार करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल, ये एक लंबा सफ़र है और जैसे मैं अपना प्राइमरी एजुकेशन से बताना चाहूँगा। 5वीं तक की शिक्षा मैंने गांव से ही प्राप्त की है। उसके बाद 6th क्लास में मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल RCM स्कूल जाजगढ़ में एडमिशन लिया। उसके बाद वहाँ 2 क्लासेस की मैंने, 6th और 7th। उसके बाद 8th क्लास से मैं 10th क्लास तक LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा, जहाँ मुझे पहली बार मैं हॉस्टल में रहा, घर से दूर। खासकर 2007 से मैं अपने घर से बाहर रह रहा हूँ। मीन्स हॉस्टल लाइफ जी रहा हूँ और कुछ अपना एकेडमिक लाइफ। 2008 में मैंने 8th क्लास पास किया था। उसके बाद मैंने 10th क्लास भी वहीं से किया। तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इस जर्नी में मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला है टीचर्स से भी। जैसे LBS स्कूल में जो संचालक थे, जो मैनेजमेंट था, खास करके सुभाष सर और यशवंती मैडम, मनोज सर, उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियली भी मेरी मदद की। और गांव के जो अभी प्रेजेंट सरपंच जी हैं, मास्टर सुरेंद्र जी, वो शुरुआत में ही जब ये स्कूल चालू ही हुआ था, LBS स्कूल, तो उन्होंने जब भी मेरा एडमिशन वहाँ हुआ था, तो गांव की तरफ से भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को कि वहाँ एडमिशन लीजिए। और हर तरह से मदद, जैसे किताबों की मदद होती है आपको, वहाँ मैं वहीं रहता था तो वहाँ एज ए पेरेंट जैसा केयर मुझे मिलता था। उसके बाद जैसे उस स्कूल में साइंस नहीं थी, तो वहाँ पे मैं 11th में एडमिशन, मुझे साइंस साइड से, नॉन मेडिकल से जैसे मैंने पढ़ाई किया है, तो 11th-12th मैंने पैरामाउंट स्कूल छूछकवास से पास आउट किया है 90% के साथ। तो वहाँ मुझे तो एक महंगे स्कूल में पढ़ाना हमेशा से ही मुश्किल होता है एक गरीब परिवार के लिए। एक किसान परिवार के लिए भी ये इतना आसान काम नहीं है। तो वहाँ भी मुझे एडमिशन लेने के लिए भी मुझे 15,000 रुपये की राशि दी गई कि आप अच्छे स्कूल में एडमिशन लीजिए और उसके बाद भी ज़रूरत पड़े तो आपकी मदद की जाएगी। और मुझे हमेशा से ही किसी भी स्कूल या संस्था से मैं जुड़ा हूँ, मुझे हर संस्था या हर व्यक्ति का सहयोग मिला है। खासकर गांव में भी अच्छा सहयोग मिला है। और जिस संस्था में पढ़ा हूँ वहाँ के मैनेजमेंट से, फैकल्टी से हर तरह का सहयोग मुझे मिला है और इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा उनका। उसके बाद मैं 12th क्लास पास आउट किया। उसके बाद भी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। फिर मैंने NDA की ट्राई की। NDA मैंने 2 बार टेस्ट दिया, दोनों बार मेरा पास हुआ। उसके बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम से भी मैं गया 3 बार इंटरव्यू देने। 5 इंटरव्यू SSB में से मैं 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। उस समय मुझे ये लगता था कि मैं नियरली, मतलब सक्सेस की वर्ज पे हूँ बिल्कुल। 1-2 बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जस्ट सेलेक्ट होने वाला हूँ। और ये मेरा एक बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा ये एम था बेसिकली, क्योंकि गांव के बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे फौज में अफसर लगना मतलब एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और मेरे ही दिमाग में भी यही था। जैसे मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मैथ्स का बैकग्राउंड था, तो मैंने NDA का टेस्ट आसानी से पास कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैंने एयरफोर्स, नेवी, ये सब टेस्ट क्लियर किए और एयरफोर्स X ग्रुप में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। बट आई साइट की वजह से कुछ पॉइंट बना, ग्रीन कार्ड मिला, फिर कुछ टेक्निकल वजह से मेरा फाइनल, मैं उसको ज्वाइन नहीं कर सका। तो संदीप जी, आपने जो सफलता हासिल की है, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे।
इसका क्रेडिट मैं अपने माता पिता, परिवारजन और समस्त ग्रामवासियों को, खासकर इसमें जैसे ताऊ यादराम जी हैं, बाबा रमेश हैं, बाबा महेश हैं, इन्होंने संस्था के माध्यम से भी काफ़ी मेरी मदद की है। और एक तरह का जो एक पेरेंटल सपोर्ट होता है, जैसे एक आपको गाइडेंस भी चाहिए होती है और एक आपका बैकअप के लिए, जैसे आपको बातचीत करने के लिए एक मतलब मानसिक रूप से भी, जैसे आप सोसाइटल लेवल पे आपको एक सोसाइटल सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट मुझे प्रोवाइड किया गया है और इसके लिए मैं आभारी हूँ। खासकर ब्राह्मण संस्था का भी, और खासकर झज्जर से भी जैसे मुझे एक संस्था से मदद मिली, वो उसका भी मैं खासकर आभारी हूँ। रविंद्र कौशिक जी का भी, जिन्होंने मेरी मदद की है पढ़ाई के दौरान। तो हमारे साथ है संदीप के पिताजी। तो आप हम इनसे पूछना चाहते हैं, कितने खुश हैं साहब आप अपने बेटे की सफलता के ऊपर? बहुत राजी। हाँ, तो अभी आपसे आपकी क्या उम्मीद है इनसे, क्या आकांक्षाएं हैं आपको? और ऊपर चलो, ये है हमारे किसान भाई, जो पिताजी हैं संदीप के, ये किसान हैं, तो जिन्होंने पाल पोस कर जो है हमारे गांव को, इनको इतना बड़ा किया और इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अब जानकारी के लिए बता दें कि संदीप जी जो हैं एक किसान के बेटे हैं, और जो कि धान की जो है बहुत बड़े लेवल पर खेती करते हैं। और यहाँ से पिछले 400 साल से इस गांव से किसी भी लड़के का या किसी भी लड़की का यहाँ से ए ग्रुप अफसर में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे गांव के सरपंच जो श्रीमान सुरेंद्र हमारे साथ हैं, उन्होंने अचीव किया है। इसके बारे में आपको कैसा फील हो रहा है एज ए सरपंच? सबसे पहले तो लोकेश भाई, आपके दर्शकों को दशहरा और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लड़का सबसे पहले मेरे पास, मैं एज ए क्लर्क काम करता था उस स्कूल में, 3 साल ये मेरे पास रहा। मैं इसकी एक्टिविटी बताता हूँ। जब भी ये लड़का कुछ न कुछ ढूंढ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लड़का कुछ बड़ा ढूंढ रहा है, और वो आज इसने सिद्ध कर दिया, क्योंकि इसने HCS का ये क्लियर किया। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि और आगे तक जाए। तो जरूर हमारी शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगे। इस बात है, हमारे समाज में एक आम अफवाह है कि HCS में जो सिलेक्शन है वो इतना फेयर नहीं होता, और यहाँ पर बहुत सारा पैसा जो है वो दिया और लिया जाता है। तो आपका इस मैटर में क्या कहना है? इसमें मेरा यही कहना है कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाह रहा हूँ सभी दर्शकों को कि ऐसा इस प्रोसेस में कुछ नहीं है। कम्प्लीटली 100% फेयर सिलेक्शन है। प्रीलिम्स से लेके मेंस और इंटरव्यू सभी में किसी तरह के कोई पैसे की, मैंने तो 1 रुपया किसी को नहीं दिया है, और ना ही मैं उम्मीद करता किसी और ने भी दिया है। टोटली फेयर सिलेक्शन है और ऑब्जेक्टिव तरीके से, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी के आधार पे ही सिलेक्शन इसमें हुआ है। और इंटरव्यू प्रोसेस भी पूरी तरह से फेयर था, और इंटरव्यू प्रोसेस में टोकन सिस्टम से इंटरव्यू हुआ। किसी का अपना आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करना होता है इसमें। आप अपना नेम, विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट, आप अपना कहाँ से पढ़ाई की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको नहीं बताना होता है पैनल को। केवल आपको एक 3 डिजिट नंबर होता है कोड, जैसे मेरा 930 था, तो केवल उस के आधार पे आपको टोकन सिस्टम से, पर्ची सिस्टम से आपको पैनल मिलता है, और कम्प्लीटली फेयर सिलेक्शन होता है। और मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि इसमें 100% फेयर प्रोसेस से सिलेक्शन हुआ है। तो संदीप जी, आप हमें बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि वैकेंसियां बहुत ज़्यादा थी लेकिन अभ्यर्थी उतने पेपर को पास ही नहीं कर पाए? तो ऐसा क्या हुआ होगा, आप हमें थोड़ा बताएं। मेरा इसमें ये मानना है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट में ही क्राइटेरिया पूरी तरह से डिस्क्राइब किए हुए थे। क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा हुआ था कि एग्रीगेट में, मेंस में 45% रिगार्डलेस ऑफ द कैटेगरी आपको 45% स्कोर करना ही है। मीन्स 600 में से 270 मार्क्स ईच कैंडिडेट के आने ही चाहिए जो मेंस पास करेगा। एज पर रूल 3 टाइम्स लेना चाहिए था कि 100 वैकेंसी के अगेंस्ट 300 को पास होना चाहिए था, बट 45 भी मिनिमम था। और उसके बाद जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश, उसमें मिनिमम 33% मार्क्स लेना है। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि इतना पुअर रिजल्ट इसीलिए आया है क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर है, हिंदी पेपर स्पेसिफिकली, जो अभी HPSC ने मार्क्स भी अपलोड किए, बाकी और कैंडिडेट के भी, हिंदी में बहुत सारे फेल हुए हैं और मीन्स 33 नहीं अचीव कर पाए हैं। दूसरा जो एग्रीगेट में 45% है, मीन्स 270 600 में से, वो भी नहीं ले पाए हैं बहुत सारे कैंडिडेट, जिसके कारण केवल 61 ही एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें पाए गए। तो संदीप जी, जो नया क्राइटेरिया बनाया गया है सिलेक्शन का, इसमें हरियाणा में क्या इतने आदमी हैं नहीं जो इसको पास कर पाए? तो अगर ये पैटर्न अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा नहीं हुआ क्या, हमारी यूथ को नुकसान नहीं होगा इससे?
नहीं, इस रिजल्ट को देखा जाए तो ज़रूर 39 वैकेंसीज भी खाली रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें पेटिशन भी अभी डला है हाई कोर्ट में कि इसको रिवाइज़ किया जाए क्राइटेरिया को, और सरकार को जैसा भी निर्देश होगा या इसको सरकार खुद संज्ञान लेके अगली बार जैसे कुछ कैटेगरी के लिए इसको मिनिमाइज़ करना है या इसको किस तरह से कैंडिडेट्स के फेवर में और क्वालिटी भी इंश्योर रहे, दोनों को एक साथ लेके अच्छे से किया जा सकता है भविष्य की एडवर्टाइजमेंट में। तहसीलदार एक क्लास बन गए हैं, तो आप एज ए तहसीलदार क्या आप समाज में बदलाव करना चाहेंगे? देखो, इस पोस्ट के बारे में मैंने तो अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो जितनी पोस्ट हैं पूरी डिस्क्रिप्शन वाइज तो उनका डिटेल नहीं मालूम है, बट मेरा ऐसा मानना है कि तहसीलदार वो पोस्ट है जिसमें तहसील से जुड़े जितने काम हैं जैसे लैंड का, रेवेन्यू का और कुछ सर्टिफिकेट्स का या ज़िले में मैजिस्ट्रेटल पावर हैं उन सब का, मीन्स रूरल बैकग्राउंड की जितनी भी समस्याएं हैं वो एक तहसील लेवल पे एक तहसीलदार ही सॉल्व करता है। वो ज़मीन की भी हो सकती है, पानी की भी हो सकती है, खेती बाड़ी से जुड़ी भी समस्या हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का मैं एक पारदर्शी तरीके से और एक निष्पक्ष रूप से समाधान कर सकूं, यही मेरा प्रयास है। तो संदीप जी, आपके हिसाब से कितने घंटे पढ़ना जरूरी है कि एचसीएस या यूपीएससी लेवल के एग्जाम को क्लियर करने के लिए? मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है, हर रोज़ 6 से 7 घंटे चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई आपको एचसीएस बना सकती है। तो संदीप जी, और कुछ संदेश अगर आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो आप दे सकते हैं। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को या जो भविष्य में देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, मेरे उनको यही कहना है सभी को कि आप अपना एक रूटीन बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें, सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, सिलेबस को पूरा प्रिंट आउट लेके उसको जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ चिपकाएं, एक एक सिलेबस के एक एक वर्ड को आप प्रैक्टिस करें, मीन्स एक एक टॉपिक को कवर करें। ऐसा नहीं कि सिलेबस छूट जाए, सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। और सिलेबस की तैयारी करने के बाद आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए टेस्ट्स आपको लगाने हैं। जैसे आप कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या हरियाणा सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत महत्व है। दूसरा ये भी है कि आप अपना कूल रहें, कंपोज रहें, मतलब स्ट्रेस को ज़्यादा हावी ना होने दें अपने आप, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो चाहे 12th लेवल पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो अपने मतलब एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, पेरेंट्स के साथ भी जैसे बातचीत करें, और पेरेंट्स को भी खासकर अपने बच्चों पे ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए कि आपको यही एग्ज़ाम पास करना है या इतने घंटे ही आपको पढ़ाई करनी है या इतने मार्क्स ही लाने हैं। मार्क्स को छोड़ के आप क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें कि मैंने आज सीखा क्या है। जैसे आज मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसमें ये सोचूं कि मुझे ये आया कि नहीं आया, शाम में बैठ के ये समझूं कि मुझे इसके बारे में कितना पता लगा, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे मार्क्स एग्ज़ाम्स में कितने आए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के और फ्यूचर के लिए एक अच्छे माहौल में तैयारी करनी चाहिए, और जो भविष्य में पेपर देना चाह रहे हैं उन सब की शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा उनको। तो संदीप जी, मंडी भाव टुडे चैनल की तरफ से, पूरे बाकरा गांव की तरफ से आपको अपने उज्जवल करियर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं जिनके बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिना पैसे दिए मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया जा सकता है।